अस्सलाम एवरीवन। टुडे इज 12 ऑफ द मे। आज तुम्हारी पेपर की चांद रात है। ठीक है। तो 12 ऑफ द मे को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 के जो हैं वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पहली चीज जो हमारे पास आती है, बहुत बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मेन कॉमन टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में जो आपके पास टॉपिक है, इसमें एक चीज आती है कि भाई आईडी क्या होती है। अब आईडी मैंने आपको बताया था कि ये कहलाती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग या कोडिंग लिख सकते हो। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम इसको कहते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कोडिंग कर सकते हैं। पेज नंबर 31 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। तो आईडी के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे, आईडी क्या होता है। आईडी हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और जो आपको इनेबल करता है कि आप इस के जरिए प्रोग्रामिंग कर सको या कोडिंग लिख सको। तो इसके बारे में लिखो कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड यूजफुल फंक्शंस फॉर प्रोग्रामर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। लिख लो इसको कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स यूजफुल फंक्शंस फॉर प्रोग्रामर यूजफुल फंक्शंस फॉर प्रोग्रामर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो आपका आईडीई कहलाता है। आपके पास वीएस कोड है, बिल्कुल वो एक आईडीई है। ठीक है। तो वीएस कोड उसकी एग्जांपल हो सकता है। अब इसकी नेक्स्ट चीज जो वो पूछता है, वो पूछता है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी कॉमन फीचर्स हैं। ठीक है। इसकी आपको एक और डेफिनेशन ये भी मिलेगी, इट एड्स द यूजर टू डेवलप एंड राइट अ प्रोग्राम। ये भी सही है। ये भी आपको मिलेगी कि इट एड्स द यूजर टू राइट एंड डेवलप अ प्रोग्राम। ये भी सही है, यानी कि ये मदद देता है आपको कि आप जो है वो प्रोग्राम लिख सको। यहाँ तक बात समझ में आती है। पेज नंबर 52 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है इसका, इसके फीचर्स बताओ। कि एक प्रोग्रामर है जो आईडी का इस्तेमाल करता है, तो उसके फीचर्स बताओ। अच्छा, नोट्स में भी आप जाओगे तो ये सारी चीजें मैंने डिफाइन की हुई हैं। ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन, प्रिटी प्रिंटिंग, ये तमाम काम है जो ये कर रहा होता है। ठीक है। तो आईडी का फीचर है, ये काम कर रहा है। इवन लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी करता है, एरर डायग्नोस्टिक भी देता है। तो इसके नोट्स में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख लो। ठीक है। तो नोट्स में पूरा दिखाया हुआ है। इसके जो फीचर्स है ना, कम से कम एक ही लाइन तो इसकी याद कर लेना। देखो वहां मैंने तुम्हें पास्ट पेपर का सवाल कराया है, लेकिन यहाँ मैं चाहूंगा तुम एक लाइन जरूर इसके बारे में देखो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऑटो करेक्शन alerts the program to errors and provide suggested corrections। ऑटो कंप्लीशन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट। तुम्हें याद है जब मैं लिखता था तो मैं प्रिंट लिखने वाला होता था, पी लिखता था, ऑटोमेटिकली आगे आर आई एन टी आ जाता था। तो context sensitive prompt with the completion for a variable name and reservoir। error diagnostic, find possible error as the program code being typed। जैसे आप जो है एरर आता है तो आपको बता भी देता है। ठीक है। तो ये पूरे नोट्स के अंदर पेज नंबर 27 के अंदर चैप्टर नंबर 4 के गिवन है। कोड एडिटर, इट अलाउ प्रोग्राम्स टू बी रिटन एंड एडिटेड विदाउट द नीड टू यूज अ सेपरेट टेक्स्ट एडिटर। अलग से कोई सेपरेट टेक्स्ट एडिटर जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेटर कैन बी ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये सारे आपके पास यहाँ मौजूद है, उसको नोट से एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स होते हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट, कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन। डीबगिंग का मतलब होता है, बग एरर को बोलते हैं, डीबगिंग मींस फाइंडिंग एन एरर। बग एरर को बोलते हैं और डीबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एन एरर, इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि, यहाँ पे इसने नहीं लिखा, बट डीबगिंग का मतलब ये होता है, बग इज फॉर एरर, डीबगिंग का मतलब होता है रिमूविंग एरर। ये इसका मतलब होता है, एरर को रिमूव करना। अब जिस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं वो टॉपिक है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर्स। हमने पढ़ा था हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इजियर फॉर अ प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड है। जैसे हमने देखा था, हम पाइथन में काम करते थे,
तो उसमें कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स थे। तो आपसे सवाल जो अब इसमें पूछा जा सकता है वही वो हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा सकता है, और उनके डिफरेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। ये भी आपको यहाँ से पास पेपर तो मैं करा रहा हूँ, बट स्टिल हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस के पूरे पूरे आपको यहाँ पे डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। ये रहा एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लो लेवल, ये आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसी से मैंने आपको पढ़ाया था। बट अभी पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बट बाय द एंड आपने नोट्स से गो थ्रू करके तीन तीन एडवांटेज डिसएडवांटेज और डिफरेंसेस को पढ़ लेना है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं और अब इसको यहाँ देखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे पूछता है आइडेंटिफाई टू एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज। तो हमने बहुत सारे पढ़े थे हाई लेवल लैंग्वेज को, लिखना आसान, समझना आसान, पोर्टेबल होती है, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में, हाई लेवल के बारे में, इजियर क्विकर टू रीड राइट अंडरस्टैंड, या आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। इट इज इजियर टू रीड राइट या फिर अंडरस्टैंड, यानी कोई एक चीज लिख लेना, ठीक है। समझना लिखना इन सबको आसान होता है। कोड पोर्टेबल होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं कोड लिखूं तो मैं तुम्हें आराम से भेज सकता हूँ। तो कोड इसका पोर्टेबल होता है, ये एक चीज हो गई। और एक और अगर लिखना चाहो तो इट इज इजियर टू डिबग या क्विकर टू डिबग होता है। तो ये तीन पॉइंट्स बता दिए, ये काफी है तुम्हारे पास। इट इज क्विकर टू डिबग, अगर एरर आ जाए तो उसको निकाल के हल करना पकड़ना आसान होता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। अब नुकसान की बात करें तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो उसके अंदर नुकसान ये होता है इसका कि प्रोग्राम में भी लेस एफिशिएंट, क्योंकि इसके मुकाबले में जो असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लेवल होती है, वो एफिशिएंट प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम में भी लेस एफिशिएंट, इसके ना प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं दे हैव द लार्जर प्रोग्राम या लेंदी प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम लेस एफिशिएंट होता है, हमें प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है चलाने से पहले। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है कि मे नीड टू वेट, ठीक है, फॉर ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसलेशन, जरूरत होती है कि हम इसके बनाए गए कोड को ट्रांसलेट करें बिफोर रनिंग, चलाने से पहले, बिफोर रनिंग। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ये हो जाएगा। और इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं तीन इसलिए लिखवा रहा हूँ ना कि ये यहाँ पे तीन यहाँ पे डिस्कस हो गए, तीन एडवांटेज तीन डिसएडवांटेज, तो हाई लेवल निमट जाएगा। तो इसका तीसरा पॉइंट भी मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ इसके डिसएडवांटेज का, कि एक बात और होती है कि जैसे लो लेवल में ना हम मैनिपुलेट हार्डवेयर को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, लो में इसमें नहीं कर सकते। तो इसका जो नुकसान है उसका फायदा, एक बात तुम्हें ये भी याद रहेगी कि यानी यहाँ पर अगर तुम लो लेवल के बारे में लिखोगे तो लिख सकते हो कि नो नीड फॉर अ ट्रांसलेशन, वो उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये उसका नुकसान हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार हो गए, ठीक है। तो इसमें एक बात तुम ये लिख सकते हो, इसका नुकसान वो ये है कि नॉट एबल टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर, नॉट एबल टू डायरेक्टली मैनिपुलेट हार्डवेयर। यहाँ तक की बात समझ में आती है आप लोगों को? तब ये हुआ कि जो लो लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं वो अमूमन हम डिवाइस ड्राइवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रिंटर ड्राइवर। तो इसका मतलब होता है कि लो लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन से हम हार्डवेयर में चेंजेस ला सकते हैं, हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर को चला सकते हैं। हाई लेवल के प्रोग्राम में हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। नॉट यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर का मतलब जैसे प्रिंटर है, एक हार्डवेयर है, तो प्रिंटर को चलाने के लिए हमें लो लेवल असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं होती, यानी हम हाई लेवल लैंग्वेज से हार्डवेयर को चेंजेस नहीं कर सकते। पेज नंबर 52 के ऊपर एक सवाल है, इसमें कहता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उनकी टर्म्स हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बातें डिस्कस हो जाएंगी साथ साथ, कि देखो द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटेक्स। सही है, जो किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो उसका सिंटेक्स कहलाता है।
अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट, यानी जो हम नॉर्मल, मैंने कहा था ना, इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। व्हेन अ प्रोग्रामर राइट इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी नीड अ ट्रांसलेटर। जब जाहिर है हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, टू कन्वर्ट देम इनटू मशीन कोड, ताकि हम उसको मशीन कोड में तब्दील कर सकें। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज रिजन यूजिंग निमोनिक कोड्स, याद रखना जहां पे निमोनिक का लफ्ज आ जाए, निमोनिक इस्तेमाल होता है शॉर्ट कोड्स के लिए। शॉर्ट कोड्स का मतलब जैसे ADDMOV और SUB सब्ट्रैक्ट, तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, शॉर्ट कोड्स के लिए। और असेंबली लैंग्वेज एग्जाम्पल होती है लो लेवल की। तो एक बात यहाँ पे ये भी याद रख लो कि आपके पास लो लेवल लैंग्वेज की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है असेंबली और एक होती है आपके पास मशीन। लो लेवल लैंग्वेज हैज टू टाइप्स। पेज नंबर 52। यहाँ तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 71। जी स्माइल, पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 के ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पर उसने जो है सवाल पूछा है किस चीज का, कि आप जो है दोनों में से कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामर हैज डिजाइन 3 डायमेंशन कंप्यूटर गेम, दे आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोग्राम फॉर द गेम, द प्रोग्रामर नीड्स टू रन एफिशिएंटली बट इट मस्ट आल्सो बी डेवलप एज सून एज पॉसिबल। तो टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रोग्रामर शुड यूज हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। मार्किंग की कहती है दोनों सही है, बस दोनों में से जिस पे भी टिक लगाओगे उसका रीजन आपने बताना है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात कर चुके हैं। क्या? इजियर फॉर प्रोग्रामर टू रीड एंड राइट है, इजियर टू डिबग है, ठीक है, राइट इन अ शॉर्टर टाइम, ये सब बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर इसमें लो लेवल लैंग्वेज लिखते हो तो लो लेवल लैंग्वेज के 4 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हाई और लो दोनों लिखा जाता है। हमने हाई की पीछे बात कर ली है तो हम लो के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, लो लेवल सबसे पहले मेमोरी एफिशिएंट होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इट इज लो लेवल लैंग्वेज को टिक लगाएंगे, और फिर हम कहेंगे मोर मेमोरी एफिशिएंट, मोर मेमोरी एफिशिएंट। एक बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर, है ना, ये बात भी अभी हमने पढ़ी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर। यार जॉयस्टिक से खेलते हो गेम, तो ऐसे कोड लिखोगे जिससे जॉयस्टिक ऑपरेट हो, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा अलाउ फॉर अ यूज ऑफ स्पेशलाइज हार्डवेयर, अलाउ फॉर यूज ऑफ, अलाउ फॉर यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। नहीं यार, ये जल्दी नहीं लिखी जाती, ये नहीं कह सकते कि ये जल्दी लिखी जाती है, ये मुश्किल होती है, ये मुश्किल लैंग्वेज होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, ये 3 पॉइंट तो इसके मैंने तुम्हें यहाँ बता दिए, ठीक है। नहीं, ये फास्टर नहीं होती, टेक्स टाइम। और उसके अलावा एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि अलाउस फॉर मोर एफिशिएंट रिस्पॉन्स टाइम, इसका रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होता है, इसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अलाउस फॉर मोर एफिशिएंट रिस्पॉन्स टाइम, अलाउस फॉर मोर एफिशिएंट रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये 4 पॉइंट्स इसके मुकम्मल होते हैं। पेज नंबर 100 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 100 पे क्या है? पेज नंबर 100 पे पूछ रहा है कि भाई लो लेवल होती क्या है, तो आप बताओगे कि इट्स अ लैंग्वेज क्लोज टू द लैंग्वेज प्रोसेस बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसमें इस्तेमाल होती है। मे यूज निमोनिक कोड्स, ये शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल करती है। असेंबली लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल। तो मशीन कोड भी लिख सकते हो। 2 मार्क का था, 3 मार्क लिखवा दिए। टू रीजंस व्हाई प्रोग्रामर्स चूज टू राइट प्रोग्राम इन अ लो लेवल लैंग्वेज, वो हम पीछे भी उसके फायदे लिख के आए। प्रोग्राम विल बी मेमोरी एफिशिएंट, अभी पीछे लिखा है। नो नीड ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कंपाइलर की जरूरत नहीं है।
एंड कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर। तो अभी मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया, मैंने तुम्हें हाई और लो लेवल लैंग्वेज के फायदे नुकसान पढ़ा के मुकम्मल करा दिया क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ऐसा ही है? बेटा पेज नंबर 144 पे आ जाओ। पेज नंबर 144। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें भी पूछ रहा है कि वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट इज अ बेनिफिट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक फायदा ये होता है कि प्रोग्राम जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब तुम इसे उस पे लिखो, क्या कहते हैं, अपनी मैकबुक पे लिखो, या तुम जो है अपने विंडोज पे लिखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखो, तुम आराम से, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, कहीं भी शेयर कर सकते हो। लेकिन जो लो लेवल होता है वो डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है हार्डवेयर को, मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्विकर टू एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारी बातें लो लेवल की थी, हमें हाई के बारे में बताना था, हमने हाई के बारे में बता दिया। तो हाई का ये आंसर आ जाएगा। दूसरी जानिब ट्रांसलेटर आर यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो कह रहा है व्हाट द हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू। हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट किस में होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है लो लेवल में, मशीन में, या फिर ऑब्जेक्ट कोड। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। अब यहीं से हम नई चीज की तरफ चलते हैं, जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, ट्रांसलेटर। तो तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है हाई इंटरप्रेटर, जो वन लाइन एट अ टाइम करता है। तो कह रहा है ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। तो जो लाइन बाय लाइन करता है वो इंटरप्रेटर है, एक एक करके। जो एक साथ करता है, वन ट्रांसलेटर क्रिएट्स एन एरर रिपोर्ट डिस्प्लेइंग ऑल द एरर्स। एक ऐसा ट्रांसलेटर जो तमाम रिपोर्ट्स कंपाइल, यानी ट्रांसलेशन करने के बाद आखिर में सारी रिपोर्ट देता है एरर की, वो कंपाइलर है। कंपाइल कहते हैं ना, कंपाइल करना, इसका मतलब है वो बिल्कुल आखिर में सब बताता है। और वन ट्रांसलेटर क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो भी कंपाइलर होता है। तो ये इसका आंसर होगा, ये भी आप अपने पास लिख लो पेज नंबर 144 पे। पेज नंबर 402 के ऊपर एक सवाल है, नंबर 7 क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि प्रोग्राम राइट इन अ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड इज वन टाइप ऑफ लो लेवल। तो दूसरी कौन सी होती है वन टाइप ऑफ लो लेवल? अभी हमने बात की है। तो दूसरी लो लेवल की टाइप कौन सी होती है? शाबाश, असेंबली लैंग्वेज होती है। और उसका ट्रांसलेटर कौन सा होता है? उसका ट्रांसलेटर कौन सा होता है? असेंबलर। बस इतना सा जवाब था, आसान सा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि उसने हमसे बोला है कि भाई ऑपरेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बताओ। देखो कंपाइलर ना पूरे कोड को एक साथ चेक करते हैं, उसके बाद लिस्ट ऑफ एरर देता है। तो आप लिख सकते हो चेक्स ऑल कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। चेक्स ऑल कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। एक तो ये बात हो गई। और प्रोड्यूस करता है एरर रिपोर्ट बिल्कुल आखिर के अंदर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। हमारे पास 4 मार्क का है तो दो दो लिखना, हम तीन तीन लिख लेते हैं। तो इसमें से एक बात हम ये लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसेस एरर रिपोर्ट, प्रोड्यूसेस एरर रिपोर्ट विद ऑल एरर्स, विद ऑल एरर्स, विद ऑल एरर्स फाउंड फॉर द होल कोड, फाउंड फॉर द होल कोड। यानी पूरे कोड के जो एरर्स हैं वो एक साथ लिस्ट ऑफ एरर्स में, लिस्ट ऑफ एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आखिर में तीसरा एडिशनल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक एग्जी फाइल दे देता है, ताकि अगर ट्रांसलेशन करनी हो तो दोबारा से ट्रांसलेशन की जरूरत ना हो, उस एग्जी फाइल को चला के डायरेक्ट प्रोग्राम चलाया जा सके। तो प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल इसका तीसरा एडिशनल पॉइंट है। अब जैसे इंटरप्रेटर पे आओगे तो इंटरप्रेटर वन लाइन एट अ टाइम करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर के बारे में हम लिखते हैं, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं देता। इंटरप्रेटर के बारे में लिखो कि ट्रांसलेट्स वन लाइन ऑफ कोड एंड एग्जीक्यूट्स इट। ट्रांसलेट्स वन लाइन ऑफ कोड, ट्रांसलेट्स वन लाइन ऑफ कोड एंड देन एग्जीक्यूट इट
बिफोर मूविंग टू न्यू लाइन, एग्जीक्यूट इट बिफोर मूविंग टू न्यू लाइन। ये एक पॉइंट है। और जैसे ही इसको एरर मिलता है वैसे ही रुक जाता है। तो आप लिख सकते हो कि स्टॉप्स व्हेन एन एरर इज फाउंड। स्टॉप्स व्हेन एन एरर इज फाउंड, जैसे ही एरर मिलता है वैसे ही रुक जाती है। दो पॉइंट्स हो गए, हम तीन लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, अलाउज एरर करेक्शन इन रियल टाइम। अलाउज एरर करेक्शन इन रियल टाइम। इन रियल टाइम का मतलब जैसे एरर आता है वैसे ही आप उसको पकड़ के सही कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 121 पे। एक सवाल है, यहाँ पे कहता है कि टिक वन बॉक्स टू शो अबाउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइटिंग कंप्यूटर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ये रिपीटेड सवाल है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। हाई लेवल में तो यही आएगा। द प्रोग्रामर यूजेस कंपाइलर, डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर ट्रांसलेट्स कंप्यूटर प्रोग्राम। इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। आई थिंक ये किया हुआ तो नहीं है? बताना। और वैसे इसमें क्या है, कह रहा है कि कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है। ट्रांसलेट ऑल कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। ट्रांसलेट करता है तमाम कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले। और एग्जी फाइल बनाता है। कंपाइलर एरर कैसे रिपोर्ट करता है? इट क्रिएट्स एरर रिपोर्ट आफ्टर ट्राइंग टू कंपाइल। कंपाइल करने की कोशिश करता है और उसके बाद एरर रिपोर्ट करता है, डिस्प्लेइंग ऑल एरर्स इन द कोड। और आखिर के अंदर तमाम कोड जो एरर के आ रहे होते हैं वो जो है वो दे रहा होता है। यहाँ तक की बात समझ में आती? यहाँ पे एक सवाल है कि 4 मार्क का, कि आपने बताना है कि इंटरप्रेटर कंपाइलर के मुकाबले में क्यों बेहतर होता है। यार ये फायदे भी हमने देख लिए हैं। एक तो ये कि प्रोग्राम में अगर एरर आता है रुक जाता है, टेस्ट इन रियल टाइम होता है, ये बातें हमने की हैं। तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मतलब सुन लो इसको, कि ईच स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बिफोर द नेक्स्ट। नंबर 1। ट्रांसलेटर स्टॉप्स व्हेन एरर इज फाउंड, ये पढ़ा था हमने। नंबर 2। और उसके अलावा क्या था? तीसरी चीज के एग्जीक्यूट इन अ रियल टाइम डिबगिंग। ठीक है। चलो तुम कह रहे हो तो लिखवा देता हूँ रियल टाइम डिबगिंग। रियल टाइम डिबगिंग का मतलब आता है कि जैसे ही एरर आता है ये वैसे ही रुक जाता है। एक तो ये बात थी। और ट्रांसलेटर स्टॉप्स व्हेन एरर इज फाउंड। ट्रांसलेटर स्टॉप्स व्हेन एरर इज फाउंड, व्हेन एरर इज फाउंड, ये हो जाएगा। और ईच स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बिफोर नेक्स्ट, यानी अगली से पहले पहली का मुकम्मल होना जरूरी है। तो ईच स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड एंड एंड एग्जीक्यूटेड बिफोर द नेक्स्ट, बिफोर द नेक्स्ट। ये तीन चीजें हो गई। ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है? और इसमें एक फायदा ये होता है, कैन टेस्ट सेक्शन ऑफ कोड्स। अलग अलग सेक्शन बना के उनको चेक किया जाता है, क्योंकि कंपाइलर में तो एक साथ करता है। इसमें ये फायदा होता है कि अगर आप प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेक्शंस बना दो तो उनको इंडिविजुअली चेक किया जाता है। ठीक है। सही है अली। कैन टेस्ट सेक्शंस ऑफ कोड, सेक्शंस ऑफ कोड। यहाँ तक की बात समझ में आती है? यहाँ देख लो, पेज नंबर 444। इसमें कहता है, अब आप बताओ इसमें क्या आना चाहिए। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द डैश एट वंस। प्रोग्राम कंपाइलर ट्रांसलेट्स क्या करता है? होल प्रोग्राम एट वंस, होल कोड एट वंस, होल कोड एट वंस बिफोर डैश इट, उसको चलाने से पहले। तो चलाने को क्या कहते हैं? बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है। अ कंपाइलर प्रोड्यूसेस एन एरर रिपोर्ट। कंपाइलर एरर रिपोर्ट करता है दैट डिस्प्लेस लिस्ट ऑफ एरर्स। ठीक है। लिस्ट तो है नहीं, तो इसमें क्या है? दैट डिस्प्लेस ऑल एरर्स, ऑल आ जाएगा। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स द कोड वन बाय वन।
या लाइन बाय लाइन, ऐसी कोई चीज आ रही है? लाइन बाय लाइन, ये आ गई लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर stops execution when an error occurs या error is found। सही है, ये भी निमट गया। असेंबली लैंग्वेज अगर आ गया जैसे, तो आप बता सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली और मशीन कोड दो लैंग्वेजेस होती हैं। असेंबली वो होती है जो निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करती है और इसको ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भेजी हुई है आपने जी, ड्राइव पे अपलोडेड है। और इसके लिए जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है वो असेंबलर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई है, कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, इट राइट्स अ कोड दैट डज नॉट मेक अप मच स्पेस। तो तीन चार पॉइंट्स भी आप लिखोगे तो काफी होंगे। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। तो हमने लैंग्वेज वाला पार्ट भी कर लिया, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला पार्ट भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं, इसके दो मजीद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। एक तो पहला सवाल आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक सवाल पास पेपर में आया हुआ है। ये जनरल फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड जनरल फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक पास पेपर का सवाल मैंने देखा था। अब मैं उसको वहां से कराऊं या यहाँ से कराऊं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो लिखे हुए हैं एडवांट, ये क्या कहते हैं, क्या लिखे हुए हैं, डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सवाल में जाना चाहते हो तो नोट से करा दें। पेज नंबर 126 पे है, बिल्कुल ऐसा ही है, इस्माइल ने सही पकड़ा। यहाँ देख लो, पेज नंबर 126 पे, 126 पे। यहाँ नोट्स में जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है हमारा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि वो कंट्रोल और मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के तमाम ऑपरेशन। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपके दूसरे सॉफ्टवेयर चलते हैं। यार मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दूं, क्या मैं जूम चला पाऊंगा? मैं कुछ भी नहीं चला पाऊंगा ना। अगर मैं विंडोज ही निकाल दूं तो मैं कुछ भी नहीं चला पाऊंगा, ये वाली बात आ गई। रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट प्रॉब्लम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होती है तभी तो हार्डवेयर काम करता है। मैं बंद कंप्यूटर से कैमरा देख सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, माउस चला सकता हूँ? नहीं ना। रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आपका जो हार्डवेयर है माउस कीबोर्ड, ये कब चलेगा? जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और प्रोवाइड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो माइनस का साइन आता है, ये मैक्सिमाइज का साइन आता है, ये क्रॉस का साइन आता है, ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है ना। ठीक है, और कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स, के एलोकेशन कितनी देनी है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, ये सब चीजें कर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो खास काम के लिए बनाया जाए, जैसे जूम, वीएलसी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसके बारे में कि यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन, ये वेरियस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अलाउ यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यूजर से खास काम लेता है। इट कैन बी अ सिंगल प्रोग्राम, ये एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, या फिर स्वीट ऑफ प्रोग्राम्स। स्वीट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर, जैसे ऑफिस के अंदर एक से ज्यादा आ जाते हैं। यूजर कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो हर वक्त चलता है ना, लेकिन आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब जरूरत पड़ती है तभी चलाते हो। आप जूम उस वक्त खोलते हो जब आपको क्लास लेनी है। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। ये वही चीजें जो वहां लिखी हुई है। ये भी आपका सिस्टम और एप्लीकेशन का मामला निमट गया। यही सवाल आ रहा था ना कि भाई जो है इसकी कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब यहाँ जरा देख लो। अब यहाँ पे ऐसा है कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ देख लो, ये जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक बात बता देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, नोट्स में हर चीज़ मत पढ़ना। जैसे यूटिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, बैकअप, रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, स्क्रीन सेवर। इनके बारे में एक ही लाइन बस आपको याद होनी चाहिए, ये आप ज़रूर पढ़ना। ये बात हो रही है किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज़ की। डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, नहीं 120 से ऊपर नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसको सारा सारा मत करना, इसको एक एक दो दो लाइनें याद कर लेना, ये थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो नोट्स के अंदर आपको इसके डिफरेंसेस भी मैंने दिए हुए हैं। और बाकी जो मैं बात कर रहा था उस पर वापस आ जाते, तो सवाल हमारे पास ये था कि आप एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बताओ। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपको मिल जाएंगी एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब हम यहाँ इसको कर रहे थे ना, ये रहा।
ये देख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं अभी बताया मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम, दो तीन पॉइंट्स काफी हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने, लैंग्वेज ट्रांसलेटर था क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, और तीसरी चीज क्या थी, डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स। सही है, ये बात समझ में आती है। तो ये भी देख लो, पिक्चर इसकी ले लो मत। यहाँ देख लो, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है कि भाई आपने जैसे वहां सिस्टम कहता है कि भाई एग्जाम्पल बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये तो आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, वन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी आ गया, वायरस वगैरह आ गया। अब कहते हैं टू एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बताओ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट, डेटाबेस। ये देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट, वर्ड, डेटाबेस, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट ब्राउजर। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आती है। और ये जो नीचे है, ये रिपीटेड सवाल है, सॉफ्टवेयर का सिस्टम और एप्लीकेशन के डिफरेंसेस का, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, ये टॉपिक है अबाउट कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जैसे बूट स्ट्रैप वगैरह। तो इसमें एक तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्ट आया है, तो पहले इंटरप्ट वाले को देख लेते हैं कि इंटरप्ट की क्या क्या सवाल है। इंटरप्ट बेसिकली देखो एक सिग्नल होता है जो, यहाँ पे इसको देख लेते हैं इंटरप्ट को। इंटरप्ट होता क्या है, इंटरप्ट सिग्नल होता है जो कोई भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोसेसर को भेजते हैं। अभी तुम्हारी क्लास का माइक्रो प्रोसेसर मैं हूँ। अब पढ़ाते हुए अगर मैं रुक जाऊं, कोई कॉल आ जाए, कोई मुझसे बात करने लगे, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं उसकी बात सुनूंगा। आपके पास भी ऐसे ही कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से कोई कॉल आ जाए, घर में अम्मी अब्बू आ जाए, कोई आ जाए, तो ये चीज जो है ना आपकी, यानी इंटरप्ट का आना, तो ये एक ऐसा सिग्नल होता है, ये सॉफ्टवेयर या डिवाइस ये माइक्रो प्रोसेसर को भेजते हैं ताकि माइक्रो प्रोसेसर रुक जाए जो भी वो काम कर रहा है उससे। तो दिस विल कॉज द माइक्रो प्रोसेसर टू टेम्पररी स्टॉप, माइक्रो प्रोसेसर टेम्पररी रुक जाएगा, और जो भी इंटरप्ट आया है उसको सुनेगा, उसको सर्विस करेगा, सर्विस का मतलब रिस्पॉन्स देगा। कॉजेज ऑफ इंटरप्ट के अंदर इनपुट आउटपुट भी आ सकता है, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये दो चीजें होती हैं। तो इसको जरा पढ़ लेना, हम जरा पास पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इंटरप्ट के पास पेपर के क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह से आते हैं। लेट वी डिस्कस इट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल आया है पेज नंबर 54 पे। यहाँ हमसे कहता है कि the function of operating system is to manage the interrupt. Two examples of when interrupt would be generated. अगर आप डिवीजन बाय जीरो कर दो प्रोग्राम लिखते हुए तब भी इंटरप्ट आएगा, या फिर पेपर जैम इन अ प्रिंटर, इस सूरत में इंटरप्ट आएगा। तो हमने जैसे पढ़ा था ना हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो इंटरप्ट किन किन सूरतों में आ सकता है, इंटरप्ट उस वक्त आ सकता है जैसे आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस फुल हो गई हो, यू आर ट्राइंग टू कॉपी डाटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव, और वहां पर क्या आ जाए, ड्राइव फुल का आपके सामने वो आ जाए, पॉपअप विंडो आ जाए, तो इसका मतलब होगा वो इंटरप्ट आया ना। या फिर दो प्रोग्राम्स हैं वो एक ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने लगे, तो भी इंटरप्ट आ जाता है। हाशिम और शाफिजा दोनों ने सही बताया, वेल डन। अगला सवाल हमारे पास है 11 ऑन पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आया हुआ है कि a signal is sent within the computer to allow multitasking to occur। ये बात याद रखना कि अगर इंटरप्ट नहीं होता तो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरप्ट नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए जरूरी होता है कि मल्टीटास्किंग के लिए इंटरप्ट का होना जरूरी है। तो उसने ये बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल, ऐसा सिग्नल जिसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ आप देख सकते हो पेज नंबर 169 पे आपसे कहता है कि भाई वो खुद आपको बता रहे हैं कि भाई इंटरप्ट एक सिग्नल होता है एंड आगे की भी चीजें बता रहा है। अब यहाँ आपने ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द इंटरप्ट। तो इसको बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं और इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं। इंटरप्ट हैंडलर जो इंटरप्ट को सर्विस करता है उसको इंटरप्ट हैंडलर बोल। ये बात आती है समझ। फिर आपके पास एक अगली चीज है कि इंटरप्ट आर यूज्ड व्हेन प्रेसिंग अ कीबोर्ड। ठीक है, हाउ इंटरप्ट्स आर यूज्ड व्हेन प्रेसिंग अ कीबोर्ड। तो इसके लिए आप लिखोगे कि की प्रेस जनरेट्स एन इंटरप्ट। की प्रेस जनरेट्स एन इंटरप्ट की प्रेसेस इंटरप्ट जनरेट करती है। और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंटरप्ट जब भी आता है ना तो उसकी एक क्यू बनती है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इंटरप्ट इज प्लेस्ड इन अ क्यू। इंटरप्ट इज प्लेस्ड इन अ क्यू। अभी तुम्हारे सामने मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाए और किसी दोस्त का मैसेज आ रहा है, तुम उसको नहीं सुनोगे। ऐसे ही होगा ना। तुम बोलोगे यार दोस्त का है, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, लेकिन अब्बा का अम्मा का आ रहा होगा, किसी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही होगी क्योंकि स्कूल से आ रही होगी, तुम ले लोगे। तो इंटरप्ट जो है ना वो पहले क्यू में डाला जाता है। क्यू में डालने के बाद इंटरप्ट इज गिवन अ प्रायोरिटी। इंटरप्ट इज गिवन प्रायोरिटी। फिर इंटरप्ट को दी जाती है प्रायोरिटी। चेक की जाती है कि भाई इसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर इसकी प्रायोरिटी हाई होती है तो फिर हम कहते हैं कि इफ द प्रायोरिटी इज हाई, या हम इसको लिखते हैं कि हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर सर्विस। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स स्टॉप्स इन केस ऑफ, लिख देते हैं इन केस ऑफ हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट सीपीयू स्टॉप्स। सीपीयू स्टॉप्स करंट टास्क। सीपीयू जो होता है वो करंट टास्क को रोक देता है। करंट टास्क, ठीक है। और यूजिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यूजिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और उसके बाद फिर क्या होता है, देन इंटरप्ट सर्विस, और फिर इंटरप्ट सर्विस कर दिया जाता है। एंड देन इंटरप्ट इज सर्विस्ड। अब आ गई बात समझ। ये 5 पॉइंट का है तो आप ये लिख सकते हो। 5 पॉइंट के लिए ये सब चीजें तो लिख सकते हो। कहते हैं इंटरप्ट कैन बी हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर बेस्ड। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है? हार्डवेयर इंटरप्ट ये होता है कि आपने माउस मूव किया, मूविंग द माउस। आप लोग के पास स्क्रीन सेवर है? थोड़ी देर कंप्यूटर अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो स्क्रीन सेवर आ जाता है। आप जैसे माउस मूव करते हो थोड़ा सा तो वो हट जाता है, तो इंटरप्ट हुआ। मूविंग माउस, क्लिकिंग द माउस बटन, क्लिकिंग माउस बटन, इससे भी इंटरप्ट आता है। पेपर जैम इन प्रिंटर, पेपर जैम इन प्रिंटर, पेपर नॉट अवेलेबल इन प्रिंटर, पेपर आउट ऑफ प्रिंटर। देखो दो पूछे थे, मैंने चार बता दिए। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का याद रहेगा? जैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का क्या बताया था मैंने? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का था डिवीजन बाय जीरो, टू प्रोग्राम्स ट्राई टू एक्सेस द सेम मेमोरी लोकेशन, डाउनलोड, कंप्लीशन ऑफ डाउनलोड, या व्हेन अ न्यू अपडेट हैज अराइव्ड। ऐसा होता है, कोई नई अपडेट आती है तुम्हारे मोबाइल फोन पे आता है, रात में 2 बजे व्हाट्सएप अपडेट होता है। अपडेट के आने के केस में वायरस इज डिटेक्टेड, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये भी हो जाएगा। बल्कि उसने अगला सवाल यही पूछा है कि आप दो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में बताओ। दो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में बताओ। तो अब आप यहाँ बताओ, डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, ये हो जाएगा। और उसके बाद टू प्रोसेस एक्सेसिंग द सेम मेमोरी लोकेशन, टू प्रोसेसेस
एक्सेसिंग सेम मेमोरी लोकेशन, ये हो सकता है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में समटाइम मेमोरी के अंदर अगर किसी वजह से एरर आ जाए, तो एक एरर आता है नल वैल्यू का, लाइक मेमोरी डंप, मेमोरी खाली होना या मेमोरी का कोई एरर। तो यहाँ मार्किंग में वो नल को भी इस्तेमाल कर रहा है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की जानिब। तो अब नेक्स्ट सवाल में ये कहता है कि भाई आपने बताना है पर्पस ऑफ इंटरप्ट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या था पर्पस ऑफ इंटरप्ट? और उसके अलावा द पर्पस ऑफ इंटरप्ट इज टू इंडिकेट, हाँ, टू नोटिफाई द प्रोसेसर दैट दैट इट रिक्वायर्स एन अटेंशन। तो इसका मतलब ये होता है कि टू इंडिकेट दैट समथिंग रिक्वायर्स अटेंशन ऑफ प्रोसेसर। तो आप इसको लिखो, टू इंडिकेट समथिंग रिक्वायर्स, समथिंग रिक्वायर्स कोई भी चीज हो सकती है, रिक्वायर्स द अटेंशन, रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ प्रोसेसर। ये बात समझ में आती है? तो ये भी एक सवाल हो गया। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ प्रोसेसर मैनेजेस, प्रोसेसर मैनेज कैसे करता है करंट प्रोग्राम को और इंटरप्ट को। तो सीधी बात है कि जो करंट प्रोग्राम होता है वो एक फैच एग्जीक्यूशन साइकिल अपनी मुकम्मल कर रहा होता है। प्रोग्राम तो फैच एग्जीक्यूट साइकिल करेगा ना, तो हम लिखेंगे प्रोसेसर फिनिशेस करंट फैच एग्जीक्यूट साइकिल, प्रोसेसर फिनिशेस करंट फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, नंबर एक। फिर प्रोसेसर चेक करेगा इंटरप्ट प्रायोरिटी, प्रोसेसर चेक्स, प्रोसेसर चेक्स पेज नंबर 231, 231। ठीक है। प्रोसेसर चेक्स इंटरप्ट, चेक्स इंटरप्ट प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये चेक करेगा प्रोसेसर। ठीक है। और उसके अलावा जो करंट टास्क होगा उसको भी स्टोर कराएगा। तो फिर आप लिखोगे प्रोसेसर स्टोर्स करंट प्रोसेस, करंट प्रोसेस ऑन स्टैक। स्टैक बेसिकली मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे डाटा रखा जाता है। तो वो इसको मेमोरी, वो स्टैक के ऊपर उसको रखता है। प्रोसेसर कॉल्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन, प्रोसेसर फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करता है। ठीक है। और फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो होती है ISR, ये उस इंटरप्ट को रिजॉल्व करती है, रिजॉल्व्स इंटरप्ट, रिजॉल्व्स इंटरप्ट। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्टैक के अंदर डाटा डाला गया होता है करंट प्रोग्राम, उसको वापस लाया जाता है। तो फिर प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर रिट्रीव्स, प्रोसेसर रिट्रीव्स कंटेंट ऑफ स्टैक, कंटेंट ऑफ स्टैक, कंटेंट ऑफ स्टैक टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्राम। जहां से वो रुका था वहीं से आगे कंटिन्यू शुरू कर दे। जो प्रोग्राम इंटरप्ट आने से पहले रुका था वो फिर वहीं से प्रोसेस शुरू कर दे। कंटिन्यू विद प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्राम, प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्राम। अभी हमने क्लास में ब्रेक लिया था, तो हम जहाँ रुके थे फिर हमने वहीं से आगे से शुरुआत की। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, इसको लिख लो अपने पास। यहाँ आ जाओ, आपसे एक सवाल पूछा है, प्रिंटर रन्स आउट ऑफ इंक, सारी कहानी है। उसने बोला है कि भाई आप बताओ कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरेंगे। द डैश सेंड्स एन इंटरप्ट, क्योंकि प्रिंटर की बात कर रहा है तो प्रिंटर आ जाएगा। और इंटरप्ट किसको भेजा जाता है, प्रिंटर से कंप्यूटर को भेजा जाएगा। पेज नंबर 312। सही है।
द प्रिंटर सेंड्स इंटरप्ट टू द कंप्यूटर, और द इंटरप्ट इज गिवन अ प्रायोरिटी, अभी हम पढ़ के आए। ठीक है, सही। द इंटरप्ट इज गिवन प्रायोरिटी लेवल, द प्रोसेस कंप्लीट्स द करंट फेच डिकोड साइकिल। हाँ ठीक है मानूर, शेयर कर दो। द प्रोसेसर कंप्लीट्स द करंट फेच डिकोड साइकिल, जाहिर है पहले करंट फेच डिकोड साइकिल एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंटरप्ट क्यू टू चेक इफ द इंटरप्ट क्यू टू सी इफ देयर इज एन इंटरप्ट विद हायर प्रायोरिटी, इंटरप्ट हायर प्रायोरिटी के साथ है, और फिर वो स्टोर करेगी करंट टास्क को। ये वही चीजें जो हम पीछे लिख के आए हैं, ये करेगा। इट देन कॉल्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन विच इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू हैंडल द इंटरप्ट, और फिर इंटरप्ट जो है वो हैंडल कर दिया जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो ये तो रिलेटेड विद पिछले से था, तो हमने इसको देख लिया। क्या ये बात समझ में आती है? ये वाला सवाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो जल्दी से आते हैं नंबर 8 के ऊपर। हमारा ये आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहता है नेम 5 कंप्यूटर टर्म्स बीइंग डिस्क्राइब, प्रोग्राम दैट सप्लाइज मूविंग एंड स्टिल इमेजेस ऑन अ मॉनिटर, स्क्रीन सेवर। वैसे ये फजूल सा सवाल है, इसमें अचानक से डाल दिया। जो स्टिल इमेजेस देता है ना, मूविंग और स्टिल इमेजेस देता है थोड़ी देर की इनएक्टिविटी के बाद, वो स्क्रीन सेवर है। सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट्स डाटा इनटू द फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसा कि प्रिंटर, इसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ये एक अहम टर्म है, डिवाइस ड्राइवर जो है इसको बोलते हैं। सिग्नल सेंड फ्रॉम अ डिवाइस, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ये इंटरप्ट है ना, जो सिग्नल भेजा जाता है वो इंटरप्ट है। एरिया ऑफ मेमोरी विच होल्ड्स द डाटा टेम्परेरली, इसको हम रैम या बफर कहते हैं। रैम भी है, बेहतर टर्म इसके लिए बफर आती है, बफर डाटा को टेम्परेरली होल्ड करता है। और स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द रैम विच इज हैंडल्ड बाय बायोस, और उसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप, बूट लोडर, बूट स्ट्रैप या बूट लोडर, ये है इसके अंदर, यानी जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना। आगे चल, तो यहाँ देखो पहला आ रहा है, दैट इज ऑन पेज नंबर 98। यहाँ पे आपसे कहते हैं दैट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सर्विस दैट द कंप्यूटर रिक्वायर, एग्जाम्पल इज यूटिलिटी, तो ये तो हमारा कौन सा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम सिस्टम लिख देंगे। फिर आता है कहानी खत्म, दैट सॉफ्टवेयर इज रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। द डैश सिस्टम इज रन ऑन फर्मवेयर, जो फर्मवेयर पे चलता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैं छोटा लिख रहा हूँ तो पूरा लिखना, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रन ऑन द हार्डवेयर, और ये चलता है हार्डवेयर के ऊपर, आपके मेन कंप्यूटर पे चलता है ये। पेज नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर है 149, 149। इस पेपर का टाइम होता है 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स। यहाँ देख लो क्या कहता है, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर टू मैनेज फाइल मेमोरी मल्टीटास्किंग, द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कैन डू दिस टास्क। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर गिव वन टास्क दैट द सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू मैनेज फाइल्स, ये वन टास्क दैट द सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू मैनेज फाइल, फाइल को मैनेज करने के लिए क्या करते हो, फाइल कॉपी करना, ओपन करना, रीनेम करना, ये तमाम वो टास्क हैं जो फाइल से रिलेटेड होते हैं। हाँ, फाइल डिलीट करना भी है, फाइल डिलीट करना भी है, रीड करना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, सॉर्ट करना, ये सारा काम है। व्हाट इज मीन बाय मैनेजिंग मेमोरी, भाई मैनेजिंग मेमोरी क्या है, मैं तुमसे कहता हूँ कल 6 बजे क्लास है, तुम बोलोगे सर कल 6 बजे तो फिजिक्स की क्लास है, तुम्हारी मेमोरी मैनेज हो रही है? तो इसमें क्या होता है, मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ डाटा टू एंड फ्रो रैम, checks that process have enough memory located to them, enough memory होना, मूविंग फाइल्स है मरियम, मूविंग फाइल्स है। तो मैनेज मेमोरी करने का क्या मतलब है कि मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम रैम, रैम से मूवमेंट टू एंड फ्रॉम करना। चेक्स दैट प्रोसेस हैव इनफ मेमोरी, चेक करना कि प्रोसेस के पास इनफ मेमोरी है जो उसको एलोकेट की गई है। फिर आखिर में उसने पूछा है कि टाइप ऑफ सिग्नल जो होता है, जो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कराता है वो कौन सा होता है, वो इंटरप्ट होता है, वो आपके सामने है। ठीक है, चेक्स दैट टू प्रोग्राम्स आर नॉट यूजिंग द सेम मेमोरी, ये भी मुकम्मल होता है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 164 पे। जल्दी से बताओ इसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्या आएगा।
यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास कलेक्टिव नेम फॉर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, वो तो हार्डवेयर होता है। सही है, यहाँ तो हार्डवेयर आ जाएगा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज दैट द यूजर रिक्वायर्स एंड अलाउ यूजर टू परफॉर्म टास्क ऑन कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप स्टोर नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐप स्टोर तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजिंग फाइल, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आखिर के अंदर ये वाला फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर के बारे में मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर दैट इज स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम के अंदर होता है फर्मवेयर। इट इंक्लूड्स बायोस एंड द बूट लोडर। तो बेसिकली तुम ये समझ लो कि रोम के अंदर, रोम एक हार्डवेयर है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर उसको बोलते हैं, जिसमें बायोस और फर्मवेयर मौजूद होता है, जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना। ये बात समझ में आती है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन पेज नंबर 205, उसमें पूछता है कि भाई पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि इट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, मैनेजेस द हार्डवेयर, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन द सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। 3 मार्क का है तो लिख लेते हैं प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, एक तो ये चीज हो गई। और प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टू रन, प्लेटफॉर्म टू रन सॉफ्टवेयर, टू रन सॉफ्टवेयर। ये हो गया। मैनेजेस द हार्डवेयर, मैनेजेस हार्डवेयर, हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। ये बिल्कुल हमारी बॉडी में रूह की तरह होता है ना। ठीक है। परफॉर्म्स बेसिक फंक्शंस, परफॉर्म्स बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शंस, ये काम कर रहा होता है। और कितने हो गए? 4 हो गए। 3 लिखने थे, 4 बता दिए। मैनेजेस द हार्डवेयर हो गया, मैनेजेस द हार्डवेयर भी हो गया, तो 4 आपको बता दिया। आई थिंक दैट इज मोर इनफ। यहाँ तक क्लियर होता है? आगे चलते हैं, पेज नंबर 230। 230 पे क्या है सवाल? ऑपरेटिंग सिस्टम के ना ये फंक्शन है। ठीक है। अब मैं तुम्हें यहीं से डायरेक्ट बता देता हूँ, अब ना कुछ चीजें तुम नोट से पढ़ लेना। तो बजाय सॉफ्ट वहां से अलग अलग सवाल ढूंढ के करने से, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन ही, ये नोट कर लो। पेज नंबर 9, इसकी पिक्चर खींच लो, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। पेज नंबर 9 पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। अब मैं अलग अलग सवाल कराऊं या डायरेक्ट अगर तुम यहाँ से भी इसको रीड आउट कर लो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं? हैंडलिंग इंटरप्ट, मैनेजिंग फाइल, मैनेजिंग ड्राइवर, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, मैनेजिंग मल्टीटास्किंग, मैनेजिंग मेमोरी, मैनेजिंग पेरिफेरल। हो गया। बस यही सवाल घूम फिर के अलग अलग तरीके से आता रहेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के तमाम फंक्शंस हैं। और ये इसकी, आपको मैंने 8 या 7 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं उसका डिस्क्रिप्शन नोट्स में दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना। और बस इसके अलावा क्या रह गया? रनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर वाला एक टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बस वो हो जाएगा तो ये हमारा चैप्टर निमट जाएगा। तुम लोगों को IPv6 IPv4 का सब सही से कॉन्सेप्ट है ना? ये बड़ा पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक यही कवर होने से रह गया, दैट इज फर्मवेयर क्या होता है। अभी तुम लोगों ने पढ़ा है फर्मवेयर वो होता है जो रोम के अंदर होता है। ठीक है। और रोम के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है? फर्मवेयर होता है जिसमें बायोस होती है। और एक सवाल है कि SSD, ये जो तुम्हारा वो है ना, ये वाला जो है ना, क्या कहते हैं, SSD वाला, ये भी रात में जो क्लास करूंगा उसमें याद दिलाना, उसमें बता दूंगा। इसमें ये एक चीज पढ़ लेना, नोट्स में गिवन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑन द, जब कंप्यूटर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे चलती हैं। तो हम ये बताते हैं कि जब हम पावर का बटन दबाते हैं तो फर्मवेयर सच एज बायोस रन्स एंड एक्टिवेट्स द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्मवेयर पे चलता है, लोड होता है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस पे चलता है। तो व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स अप द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द रैम, है ना। भाई फर्मवेयर आपके पास क्या होता है? फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज स्टोर्ड इन द बायोस एंड दैट कंटेन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड दैट इज यूज्ड टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम।
और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराता है। ये जवाब दे दिया मैंने तुम्हें। तो कहता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर के अंदर होता है। बायोस जो होता है वो आपके पास एक चिप होती है। ये आप पढ़ लेना। और बाकी ये छोटी मोटी चीजें इसमें याद इतना नहीं रखना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्मवेयर होता है ये आपके पास कहाँ होता है। ये आपके पास रोम के अंदर मौजूद होता है। और इसका काम ये होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराता है। ठीक है, वही जो हम सवाल कर रहे थे, आई थिंक उसी में इसका सवाल में भी पूछा गया था यहाँ पे, इसी के पार्ट में ना। हाँ, एक सेकेंड, ये जो वर्चुअल मेमोरी है और ये 3 का है ना, इसी में कहीं पे कहाँ बात हुई है, 2C2 का सवाल है। हाँ देखो, ये आया हुआ है ना। रीड ओनली मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोम ओपन स्टोर इन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाई वन अदर आइटम ऑफ डाटा दैट इज कॉमनली स्टोर्ड इन रोम। तो रोम के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो रोम के अंदर होता है। और इसका काम क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को लोड करता है। और इस ये क्या होता है, इसमें बायोस होती है। ये बात समझ में आती है। तो ये इसका एक सवाल था जो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। और इसके लिए एक सवाल पेज नंबर 259 पे उसको भी कर लेते हैं। यहाँ देख लो, 259 पे क्या कहता है, स्टेट द पर्पज ऑफ फर्मवेयर। फर्मवेयर स्टोर इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर बायोस, बूटस्ट्रैप, बूट लोडर। और बाकी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा हुआ ही था। यहाँ तक फर्मवेयर समझ में आ गया। बस ये एक छोटी सी चीज रह गई थी, ये भी हो गई। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। मजीद मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो चैप्टर 4 हमारा यहाँ निपटता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 जो है हम यहाँ मुकम्मल करते हैं। हेल्प्स टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम, हेल्प नहीं करता, ये लोड करता है बेसिकली। वी कैन नॉट राइट के हेल्प करता है, तो ये लोड करता है। इट इज बेसिकली लोड्स द फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल्स को चलाता है जो जरूरी होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो मुबारक हो, चैप्टर नंबर 4 अख्ताम को पहुंचता है पूरी मेहनत के साथ। 2 घंटे की मेहनत के साथ आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 यहाँ निमट जाता है।